नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारी देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर निर्भर है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की हालात बहुत ही दयनीय हैं। बहुत से किसान आज भी गरीब हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ अपनी आजीविका ही चला पाते हैं। और ऐसे भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए, उन्हें समृद्ध बनाने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसानों को पशुओं से दुग्ध के साथ साथ गोबर की खाद भी मिलती है। दुग्ध का उपयोग स्वयं करने के अलावा इसे बेचकर किसान अच्छी आय भी कमाते हैं। लेकिन इस व्यवसाय से अच्छी आय के लिए उन्नत नस्ल के पशुओं का पालन बहुत जरूरी है, जिस पर आज चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर SP सिंह त्यागी। पशु जब आप खरीदने चलते हैं तो उसके बारे में 2-3 टिप्स जो है आपको देना चाहूँगा। चाहे वो आप गाय खरीद रहे हैं, भैंस खरीद रहे हैं। देखिए, यदि आप जो है गाय खरीदने जा रहे हैं तो पहले आप उसकी नस्ल देखेंगे कि कौन सी नस्ल की गाय आपको लेनी है। यदि दूध उत्पादन आपको ज़्यादा लेना है तो इसमें फ्रीजियन की गाय हैं या हमारी जर्सी की गाय हैं। जो फ्रीजियन की गाय हैं, आम तौर पे इनका रंग जो है वो काला होता और सफ़ेद धब्बे होते हैं, या लाल होता सफ़ेद धब्बे होते हैं, या सफ़ेद रंग होता तो काले धब्बे होते हैं। और इनका साइज आकार जो है वो बड़ा होता। जो हमारी जर्सी की गाय हैं ये भूरे रंग की होती हैं और साइज में जो आकार में ये जो हैं फ्रीजियन से थोड़ा छोटी होती हैं, लेकिन दूध देने में ये भी अच्छी रहती हैं। और हमारी जो तीसरी देसी गाय हैं उसमें साहिवाल है, थार पारकर है, गिर है, देवनी है। तो इनकी हमें पहचान होनी चाहिए कि भाई किस नस्ल की गाय हम जो है खरीद रहे हैं। यदि किसान भाई जो है भैंस खरीदने जा रहे हैं तो इनमें जो सबसे अच्छी नस्ल है वो है मुर्रा। तो मुर्रा की पहचान ये है कि इसके सींग बहुत छोटे और घुमावदार होते हैं और पीछे का हिस्सा जो है वो भारी होता और बड़ा होता। सूरती भैंस बहुत अच्छी है। ये साइज में छोटी है, लेकिन इसकी जो है दूध देने की क्षमता अच्छी है। ये कम खा के ज़्यादा दूध देती है। इसकी जो चारे को दूध में बदलने की क्षमता जो है वो और नस्लों से ज़्यादा है। अक्सर देखने में आता है कि हमारे किसान भाई दुधारू पशुओं को खरीदते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की अनदेखी कर देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आगे भुगतना पड़ता है। तो आप इस तरह की हानि से बचने के लिए पशुओं को खरीदते समय कौन कौन सी बातों को अमल में लाएं, आइए जानते हैं। फिर दूसरे जो गुण देखने हैं कि यदि हम गाय और भैंस खरीदने जा रहे हैं तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि वो दूसरे और तीसरे ब्यात की जो है हमें पशु खरीदना है कि इससे जो है दुग्ध उत्पादन उसका अच्छा होगा। और ज़्यादातर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है जिन पशुओं ने अभी बच्चा दिया है उन्हीं पशुओं को खरीदें जो जल्दी से ब्याए हों, और उनका जो है हम 2 समय का दूध निकाल के भी देखें। दूसरे पशु हमारा हष्ट पुष्ट है या नहीं, ये ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। और उसके ऐन और थन, इन दोनों पे ध्यान से देखना है कि वो अच्छी तरह से उनका आकार बड़ा हो, थनों का और ऐन का। और दूसरे जो उनको जोड़ने वाली नसें हैं वो बहुत मोटी और चमकती हों दूर से ही। तो ऐसे पशु को हम दुग्ध उत्पादन के लिए रखते हैं। यदि हमारे किसान भाई इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मैं आशा करता हूं कि पशु जो है उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। पपीते की खेती से अच्छी उपज के लिए रोगों से उन्हें बचाना होगा, क्योंकि पपीते में रोगों की समस्या बहुत अधिक हो जाती है, जिससे पपीता की फसल पूरी तरह से खराब हो जाती है। इसलिए रोगों के नियंत्रण के लिए कौन कौन सी जरूरी बातों को ध्यान में रखना है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं डॉक्टर अभिमन्यु यादव से। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि पपीता एक महत्वपूर्ण फलदार वृक्षों में से कम दिनों की एक ये फसल है और इसके अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तो ये चूँकि हमारे उत्तर भारत में संपूर्ण क्षेत्र में उगाया जाता है
और इसके लिए कुछ रोगों की समस्याएं होती हैं जिनका समय से प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी होता है। जहां तक बीमारियों के संबंध में है, इनमें एक बीमारी लगती है पौध गलन, जिसको आर्द्र गलन या डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। ये फफूंदी के कारण से बीमारी होती है और ये हमारी नर्सरी में भी लगती है। नर्सरी के अलावा जब खड़े पौधे होते हैं तो उनमें भी जब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे बरसात या उसके बाद सिंचाई अगर हम ज़्यादा भराव वाली करते हैं तो ये बीमारी ज़्यादा लगती है। इस बीमारी की वजह से यदि नर्सरी में बीमारी लगती है तो जब अंकुरण होता है तो ज़मीन की सतह से पौधे गल करके गिर जाते हैं और ये डंपिंग ऑफ कहलाती है। इसी तरह जो बड़े पौधे होते हैं उनमें जहाँ पानी ज़्यादा भरा होता है या पानी जहाँ लगता है ज़्यादा, वहाँ पर ज़मीन की सतह के ऊपर से पौधों के जो तने होते हैं उसकी जो ऊपर का जो स्किन होती है, जो चमड़ी कहेंगे पौधे की, और वो खाल जो है उछल जाती है, उसमें बीमारी फैलती है जिसके कारण से पौधा सड़ जाता है और अंततः पौधा टूट करके गिर जाता है, जिससे कि हमारे प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या बहुत कम हो जाती है और फिर उत्पादन प्रभावित होता है। किसान भाइयों, अभी आपने पपीता में लगने वाले रोगों में आर्द्र गलन रोग के कारण और पहचान के बारे में। अब आइए जानते हैं इस रोग का समय रहते रोकथाम के उपायों के बारे में, जो कि इस प्रकार से है। इस तरह की समस्या के बचाव के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पहले तो अगर नर्सरी में ये समस्या है, नर्सरी में बचाव करना है, तो हमारी नर्सरी जो हो वो ज़मीन जो होती है वो जो फफूंदी नाशक दवाइयाँ हैं उनसे शोधित कर ली जाए, इसके बाद नर्सरी लगाएं। दूसरी बात यह है कि अगर खड़ी फसल में जो बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं उनमें ऐसी समस्या आती है तो इसके बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पौधों में पेड़ी चढ़ाई जाए, मिट्टी चढ़ा दे। यदि मिट्टी चढ़ा देते हैं तो फिर पानी तुरंत तने के आसपास या तने में कम लगता है और पौधा हमारा सुरक्षित रहता, बीमारी कम लगती है। और इसके अलावा जो दवाइयाँ हैं, रासायनिक दवाइयाँ, उनमें से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा आती है जिसकी 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छी तरह से जड़ों में और तनों में अच्छे तरह से छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि वो तर हो जाए और इस बीमारी से बचाव हो सकता है। इसी तरह की जो दूसरी दवाई आती है वो सिक्सर होती है, जो मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का मिश्रण होती है, उसकी भी 2-2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव किया जा सकता है और यदि आवश्यकता पड़े तो 10-15 दिन पर दोहरा देना चाहिए। इसी तरह से जो दूसरी बीमारी होती है पत्तियों में जो लीफ कर्ल की बात होती है, जो विषाणु रोग है, यह पपीता की फसल का सबसे विनाशकारी रोग है और ये विषाणु जनित समस्या है जिसकी वजह से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं या टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और पौधों का जो रूप है वो कुरूप हो जाता है, ज़्यादा आकर्षण नहीं रहता है। पत्तियां छोटी होगी, टेढ़ी मेढ़ी होंगी, कभी कभार पत्तियां पीली हो जाती हैं और पीलेपन में हरे हरे लाइनिंग या उभार दिखाई देते हैं। ये विषाणु जनित समस्या है। इस समस्या के प्रबंधन के लिए भी नर्सरी से ही बचाव किया जाता है। सबसे पहले तो जो हम बीज का जो उपयोग कर रहे हैं वो बीज हमारा जो हो वो प्रमाणित और विश्वसनीय जगह का बीज होना चाहिए, जिससे कि बीज के साथ ही बीमारी ना आए। इसके अलावा जब बीज को हम नर्सरी में डालें तो लो टनल पॉली हाउस के अंदर डालना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो बाहर से कोई कीट के द्वारा वो बीमारी नहीं आ पाएगी और हमारा पौधा जो होगा सुरक्षित होगा। उसका जब हम रोपाई करेंगे, रोपण करेंगे तो वो स्वस्थ रहेगा। यदि कहीं हमारे खेत में 1-2 पौधे रोगी लक्षण दिखाई देते हैं जिसमें पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी या सिकुड़ी हुई दिखती हैं तो फिर उस तरह के पौधों को उखाड़ कर किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे रोगी पौधों से ही एक जगह से दूसरे पौधे तक बीमारी फैलती है। और इसके बाद फिर दूसरी दवाइयाँ आती हैं जिनमें से जैविक दवाई, जैसे कि नीम बेस उत्पाद है, नीम का तेल आता है। नीम तेल 1.5% की
3 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि छिड़काव करें तो जो रस चूसने वाले कीड़ा होता है, जैसे थ्रिप्स है या वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी जिसको बेमेसिया टैबेकाई भी कहते हैं, ये रस चूसने वाले कीड़े होते हैं। तो नीम तेल का छिड़काव करके इनको ख़त्म किया जा सकता है, रोका जा सकता है। फिर रासायनिक दवाइयाँ भी आती हैं। यदि किसान भाई बहुत परेशान है और नहीं सुधार हो पा रहा है, फैल रही बीमारी, तो फिर उसके लिए रासायनिक दवाइयाँ हैं, जिनमें से रोगार है या मेटासिस्टाक्स है या मोनोक्रोटोफास है। ये दवाइयों का इस्तेमाल करें। यदि रोगार और मेटासिस्टाक्स का उपयोग कर रहे हैं तो 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। यदि मोनोक्रोटोफास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 0.5 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरीके से पपीता की फसल में यदि हम देख रेख समय से करेंगे और अपने फसल में लगने वाले रोग और समस्याओं का निदान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। धन्यवाद। हमारे प्रदेश के कुछ किसान भाई औषधीय फसलों के अंतर्गत मेंथा की खेती करते हैं, लेकिन वह फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या ना आए, इसके लिए आप मेंथा की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं। आज हम आपसे मिंट की सफल खेती के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में पूरी फसल होगी आपकी। किसान भाइयों, मेंथा की फसल में खरपतवार होने से फसल कमजोर हो जाती है, तो आप इनका नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। जो 2-3 चीजें इसमें करने लायक हैं वो ये हैं कि पहले तो ये इसकी फसल की निराई गुड़ाई कर दीजिए। बीड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप सिंचाई करते हैं तुरंत तो खरपतवार आ जाता है, तो शुरू के करीब 20 से 25 दिन 1 महीना आपको खेत को खरपतवारों से बीड़ फ्री रखना है। और इसके लिए आप निराई गुड़ाई करेंगे और हो चला सकते हैं। उसके बाद भी यदि कंप्लीट रूप से बीड़ नहीं जाता है तो आप इसमें हर्बिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि यदि आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप हो या मैनुअल बीडिंग से आप जो है खेत की निराई गुड़ाई करें। किसान भाइयों, मेंथा की फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए आप फसल में सिंचाई और पोषक तत्व प्रबंधन किस तरह से करें, इसकी जानकारी इस तरह से है। यहाँ एक चीज का जिक्र हम ये करना चाहेंगे कि ये जो मिंट है ये बहुत संवेदनशील फसल है। तो इसमें अगर पानी वाटर लॉगिंग हो गया तो भी फसल नष्ट हो जाती है और पानी ना मिला तो भी दिक्कत है। तो आप इसमें पानी देते समय ये ध्यान रखें कि 3 से 4 दिन से ज़्यादा इंटरवल पानी का ना हो। और जो पानी की गुणवत्ता है, पानी देने की मात्रा, खेत में आपको ये अश्योर करना है कि हर पौधे को थोड़ा जो है अपना समुचित मात्रा में पानी मिल जाए और जल भराव की स्थिति ना होने पाए। इससे आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और आपकी जो हर्बल यील्ड है उसमें काफ़ी इजाफा होगा। सिंचाई करने के साथ साथ जैसे थोड़ी सी नमी बनी रहे उसमें आप 19-19-19 चूँकि ये सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है तो आप घोल बना के पत्तियों पे छिड़काव भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा आप जो है खेत में डाल सकते हैं। इससे आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। मेंथा की फसल में कीट और रोगों के प्रकोप अधिक नुकसान होता है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप कीट और रोग नियंत्रण कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। जो मेन प्रॉब्लम है वो इस समय खेत में प्राय देखा जा रहा है कि पत्तियां, चूँकि गर्मी का महीना है और फसलें सब सूख चुकी हैं, तो ये इसमें एरोमेटिक है, एरोमा भी है, तो काफ़ी कीट पतंगे इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो रोग और कीट 2 मिंट की खेती की सबसे बड़ी समस्या है। तो इंसेक्ट में जो प्राय देखा जा रहा है उसमें सकिंग टाइप के इंसेक्ट जैसे जैसिड्स हैं, ये सब वो आपके खेत में लग रहे हैं। फ्लाई भी इसमें देखी गई है जो कि डैमेज कर रही है, वाइट फ्लाई जो कि डैमेज कर रही है। इसके लिए सुझाव ये है कि कोई सुटेबल इंसेक्टिसाइड जैसे इमिडाक्लोरोपिड है, कोई नाल्फास है, फास्फेमिडान है, ये सब 0.03% के दर से इनका आप फसल पर छिड़काव कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपकी जो फसल है कीटों एवं बीमारियों से सुरक्षित रहेगी। जहाँ तक रोग की बात है,
रोग में एक अभी शुरुआती अवस्था में इस समय ब्लाइट इसको अर्ली ब्लाइट आप कह सकते हैं, अर्ली ब्लाइट की भी समस्या कहीं कहीं देखी जा रही है। इसमें आप जो है डाइथेनियम 45.3% का छिड़काव करके फसल को इससे सुरक्षित कर सकते हैं। जहाँ तक बात उत्पादन की है, आपका ये जो हर्बल यील्ड है ये इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकल पार्ट है, इसको आप बेच करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि चूँकि आपका ये सीधे मार्केट में जा रहा है तो क्वालिटी इसकी आपको अश्योर करना है कि जो हमारी हार्वेस्ट यील्ड है इसकी क्वालिटी बनी रहे। तो आशा है कि अगर इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छी क्वालिटी के मिंट के प्रोडक्शन के साथ साथ अच्छी आप आमदनी भी कमाएंगे। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम असवारा, जिला चित्तौड़गढ़ के कृषक मंजीत कुमार ने। यह बटेर पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मंजीत कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों के स्वरोजगार स्थापित करने का विकल्प बटेर पालन और मुर्गी पालन लगभग पैरेलल है। इस जलवायु में बटेर पालन भी काफ़ी प्रचलित है। बटेर पालन और मुर्गी पालन में डिफरेंस ये है कि बटेर से इनकम किसान को बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है और एक एडल्ट जो बटेर होता है उसका वज़न लगभग 250 से 300 ग्राम के आसपास रहता है। इसका जो बटेर का जो अंडा है वो लगभग 1 तोला 8 से 10 ग्राम के आसपास इसके अंडे का वजन होता है। बटेर पालन अभी नया प्रचलन चल रहा है, लेकिन बटेर पालन से आमदनी बहुत अच्छी और जल्दी प्राप्त हो जाती है। बटेर पालन का जो उद्देश्य होता है, एक तो अंडा उत्पादन और दूसरा मांस उत्पादन। बटेर पालन से एक साल में लगभग 250 अंडे से लेकर 300 अंडे तक प्राप्त हो जाते हैं और इसी के साथ साथ जो इसके पक्षी है वो मांस उत्पादन में भी काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि बटेर का जो मीट है वो 5 स्टार होटल्स है, इनमें काफ़ी इसकी डिमांड रहती है और एक एडल्ट जो बटेर की कीमत है वो 60 रुपये और इसके साथ साथ जो इसका अंडा है वो लगभग 3 रुपये प्रति अंडे के हिसाब से बिक जाता है। बटेर के अंडे अचार डालने के लिए काफ़ी फेमस है। इसका रहन सहन का जो तरीका है वो काफ़ी अपन बैकयार्ड में भी इसको पाल सकते हैं, लेकिन बटेर पालन के लिए एक पिंजरा बनाना पड़ता है और इस पिंजरे में रखकर इनको दाने पानी की व्यवस्था करते हैं ताकि बटेर में एक उड़ने की कैपेसिटी रहती है। तो इस लगभग जैसे 10 बटेर हैं, 4 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा और 2 फीट ऊंचा एक बाई 1 इंच जाली का पिंजरा बना लेते हैं। इस पिंजरे में आराम से बटेर का एकदम हवा का आवागमन भी अच्छा हो जाता है और बटेर अच्छी तरह से पाल सकते हैं। बटेर पालन का जो मेल और फीमेल की जो एक अपने आप में एक अलग पहचान होती है। गर्दन के नीचे जिसमें प्लेन है वो होती है मादा और जिसमें धारियाँ पाई जाती है वो होता है मेल। इस प्रकार बटेर में डिजीज रेसिस्टेंस पावर भी काफ़ी अधिक है, क्योंकि बटेर में रोग की संभावना बहुत मुर्गियों की अपेक्षा बहुत ही कम रहती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ये अच्छी तरह से यदि केयर मैनेजमेंट कर लें, अच्छा दाना खिला दें तो बटेर में रोग होने की संभावना बहुत कम होती है। तो इसमें कुड़क क्षमता होती है, वो इसमें कुड़क क्षमता नहीं होती है। बटेर के अंडों को इंक्यूबेटर में रखकर चूजा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बटेर की जो एडल्ट जो पक्षी होता है इसकी कीमत 60 से 65 रुपये प्रति पक्षी है और इसकी जो उपलब्धता है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर से इसके पक्षी उपलब्ध हो सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक फलों की पैदावार के लिए किन्नू के बाग में जरूरी कार्य। कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोगों की समस्या और नियंत्रण के उपाय। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं उनके सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।